तो वेलकम बैक। नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है पेशा आईएएस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो है एक करंट टॉपिक का मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, और एनसीईआरटी के श्रृंखला में मैंने आपसे कहा था कि बीपीएससी के लिए जो है, अगर हम बात करें बीपीएससी के लिए, तो उसमें जनरल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने मेरा डिस्कशन वीडियो देखा होगा बीपीएससी का, तो मैंने आपको बताया था लगभग 30 क्वेश्चन, मोर देन 30 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, 30 सवाल 150 में से आपके जो है जनरल साइंस के आते हैं। और जनरल साइंस का जो लेवल होता है वो क्लास 10 तक का ही लेवल होता है। अगर हम बात करें जनरल साइंस का जो लेवल होता है वो क्लास 10 तक का ही लेवल होता है। क्लास 6 से क्लास 10 तक की अगर आपको पकड़ है तो आप वो 30 सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। साथ ही साथ उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक के जो पेपर में आ चुके हैं सवाल हैं, उनको एक जगह पे आपको रख के डिस्कस करना चाहिए। अपकमिंग क्लासेस में मैं जनरल साइंस के सारे लेक्चर्स और सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं, उनका मैं एक जगह पे जिस्ट बना के आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस विद ऑप्शंस एंड एक्सप्लेनेशन, आपको जो कि मदद मिलेगा। तो एक दो दिन के अंदर आपको वो भी लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। थोड़ा आप इस लाइक शेयर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इनिशिएटिव से जोड़िए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जो है टू द पॉइंट, जो अभी भी 30 दिन के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट 30 डेज के लिए मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होंगे, आपके बीपीएससी के जो हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। सारे छोटे वीडियो मिलेंगे 15 मिनट और 10 मिनट के। 15 से 10 मिनट अगर आप उसको देखेंगे तो आपके एक एक सवाल बनते जाएंगे। जैसे इंडेक्स पे क्वेश्चन, आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसका 10 मिनट का वीडियो होगा, आप रैंकिंग वगैरह याद कर लेंगे और आपका एक सवाल हो जाएगा। ऐसे ही रिपोर्ट्स पे, मिनरल्स पे, जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, स्टेट की रैंकिंग क्या है, एग्रीकल्चर के जो डेटा है वो आपको मिल जाएंगे, बजट का जो क्रक्स है वो आपको मिल जाएगा, बजट का समरी मिल जाएगा आपको, सेंसस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 से 4 सवाल सेंसस के आते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बट ये सारे अपकमिंग चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप थोड़ा सा इसको, इस शेयरिंग प्रोसेस को आप बढ़ाएंगे, लाइक को बढ़ाएंगे, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए जो है दिन रात इस चीज़ पे और जो है फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी पेड कंटेंट ऑलरेडी ऐप पे चल रहा है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रिसाइज का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। प्रिसाइज का आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको सब चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल है। तो पेड कोर्सेस हमारे प्रिसाइज पे चल रहे हैं, पेड कोर्सेज हमारे प्रिसाइज पे चल रहे हैं, पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज दोनों हैं। पेड में आपका टेस्ट सीरीज रनिंग है, जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो बनाया गया है, ये मद्देनजर में रख के बनाया गया है कि अगर आप जितने क्वेश्चन आप लगाते हैं उसमें से लगभग लगभग 70% क्वेश्चन आपको पेपर में, 70-80 क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मिल जाए, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम बात करें जनरल साइंस के क्वेश्चन की बात करें, 30 क्वेश्चन अगर आपने हमारे 10 सेट लगा लिए, इफ़ यू सॉल्व द 10 सेट ऑफ बीपीएससी, तो आपके जो 30 क्वेश्चन है जनरल साइंस के, वो आपको फिक्स मिल जाएंगे वैसे ही। करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर लगभग लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने 10 सेट लगा लिए, 10 में आपके 150 सवाल होंगे एक सेट, एक पेपर में, तो आपके कितने होंगे? 1500 क्वेश्चन होंगे। इस 1500 क्वेश्चन में से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जनरल साइंस पूरा डिट्टो वही वही आने वाला है, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितने भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए गए हैं, प्रोवाइड किए गए, हम लगभग लगभग सभी जो मैंने देखा है कि ओवरलैप हुआ है क्वेश्चंस पेपर में डिट्टो। तो वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट छापा गया है पेपर में, तो उसी हिसाब से, उसी तर्ज पे जो है हमारे टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किए गए हैं। आपको ये करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 35 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का, इस 150 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा। बात करें अगर हम 25 सवाल आपके हिस्ट्री के आते हैं,
ठीक है, 25 सवाल आपके हिस्ट्री के आते हैं और हिस्ट्री क्वेश्चन बेटा रिपीट करते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन नए नहीं आते कभी भी। बीपीएससी के प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं वो पुराने वाले ही होते हैं जो पहले कभी आ चुके होते हैं। तो वो भी हमारे, अगर आप टेस्ट पेपर लगाओगे 1500 सवाल में कवर हो जाएगा। पॉलिटी के 10 सवाल मैंने आपको बताए थे, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। इसी तरह से ज्योग्राफी की सवाल की बात करें, 10 सवाल ज्योग्राफी से आपको मिलेंगे। ये भी अगर आप एनसीईआरटी बैच हमारा पहले पढ़े होंगे, जिन बच्चों ने मेरा एनसीईआरटी बैच, क्योंकि मैंने डिलीवर कर एक एनसीईआरटी बैच ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो एनसीईआरटी बैच जो मैंने पढ़ाए थे उसमें से ही सारा ज्योग्राफी आपका हो जाएगा, ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा। तो उसकी ये सारी बातें या इन्फॉर्मेशन आपको तभी समझ आएंगी या उसके बारे में आपको तभी कन्वे हो पाएगा जब आपके पास हमारा ऐप होगा आपके मोबाइल में। जिस तरह से आप अपने मनोरंजन के लिए ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो ये पढ़ाई के लिए प्रीसाइज का ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार को इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया ऐप आप रखे हैं जो कि आपके उतनी रेलिवेंट नहीं है, आपकी पढ़ाई में अवरोध का कारण बन रहे हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और उतना स्पेस अगर खाली कर देते हैं, एक ऐप फालतू का कोई अगर आप डिलीट कर देते हैं और प्रीसाइज का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है और आप एक बेहतर सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा में आप चयनित हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सिविल सर्वेंट बनना, तो सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस आपका यहीं से चालू होता है कि इररिलेवेंट चीज़ें आप अपने ऐप में ना रखें। आपके ऐप में वही चीज़ होनी चाहिए जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट हो। आपका ये जो छोटा सा मोबाइल है जो आपके पास है, वो आपके सिलेक्शन का जरिया बने, ना कि आपकी बर्बादी का साधन बने। मोबाइल और इंटरनेट के अपने बहुत सारे लाभ हैं। एक सेशन में प्लान किया हूँ 15th ऑफ हमारा वेबिनार है, 15 जनवरी को आप लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ले आइएगा। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल पे 15 जनवरी को मैं आपको एक मास्टर स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ। मैं कह सकते हैं वो मास्टर वीडियो होगा, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा आपकी तैयारी के लिए, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। तो 15 जनवरी को जुड़ी, आपको नोट डाउन कर लीजिए आप अपने स्टडी टेबल पे। 15 जनवरी डेट सेव कर लीजिए। 15 जनवरी को वेबिनार है, एक डिटेल वेबिनार है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सारे सवाल रेडी करके रखिएगा, उसको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वेबिनार पूरी तरह से जो है ऐप पे जाएगा, और उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और इस वेबिनार में बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा सच करना नहीं है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है। ओनली यू हैव टू डाउनलोड आवर प्रीसाइज ऐप एंड ज्वाइन दिस वेबिनार। इस वेबिनार में आपको वो सारे टूल्स एंड टेक्निक बताए जाएंगे, सारे टूल एंड टेक्निक जो ज़रूरत है एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए, वो सारे के सारे आपको इस वेबिनार में बताए जाएंगे। तो 15 जनवरी 2023 डाउनलोड प्रीसाइज ऐप, ताकि आपको 15 जनवरी को आपको एक वेबिनार मिले, ज्वाइन फ्री वेबिनार। ये फ्री वेबिनार है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। आपको ये बात बताई जाएगी कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक आपके पास होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी आप कैसे करें टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपीएससी को एक्सेल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, और अपने जो सपनों को लबासना मसूरी ट्रेनिंग आप जा सकते हैं। तो ये आपको बताया जाएगा, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
और आज नोटिफिकेशन आपको पॉपअप कर दी जाएगी, टाइमिंग, शेड्यूल, सब कुछ। तो एक डायरी, नोटबुक, पेन, कॉपी लेके आप बैठिएगा, और जो आपकी क्वेरी होगी कि सर टाइम टेबल हम बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है, और यूपीएससी जो है एक मैराथन, एक लंबी जर्नी है, और इस लंबी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि पढ़ना छोड़ दें, 1 महीने बाद आप घबरा जाते हो और आप सोचते हो कि इतनी लंबी तैयारी ये नहीं हो पाएगी, छूट जाता है, ये फ्लो नहीं बन पाता है। तो कैसे हम फ्लो बनाए रहें? 18 महीने की पूरी तैयारी होती है, 18 मंथ की पूरी तैयारी होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो 18 महीना कैसे जो है हम लोग अपने आप को एक पॉजिटिव जोन में रखें, या 18 महीना आपको 18 दिन लगे, या जिस तरह से आपकी तैयारी पहले दिन है वैसी तैयारी आपकी 18वें महीने की, जिस आप इंटरव्यू फेज में जाते हैं, जिस एनर्जी के साथ जाते हैं, वो एनर्जी लेवल बनाए रखें पहले दिन से लेकर इंटरव्यू डे तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक। ये सब आपको वेबिनार में बताया जाएगा। किन लोगों से दोस्ती करें, अपना एटमॉस्फेयर कैसा रखें, स्टडी टेबल कैसा रखें, स्टडी रूम, इस सब का साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है। आप जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, आपका स्टडी एरिया कैसा होना चाहिए, आपकी संगत कैसी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस वेबिनार में आपको हमारी टीम आपको समझाएगी, जिससे कि आप एक बेहतर डिसीजन लेके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ डाउनलोड प्रिसाइस ऐप, लाभ उठाएं इसका। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो मैं अनुज सर, एनसीईआरटी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी का मैक्सिमम पोर्शन, लगभग 80% मैंने वादा किया आपसे कि यूट्यूब पे मैं फ्री डिलीवर करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग का ऐसे सहयोग रहा, लाइक, सब्सक्राइब, इस तरह से आप बढ़ाते रहेंगे, तो 100% मैं वादा करता हूँ, 100% एनसीईआरटी का पूरा बैच, पूरा का पूरा बैच, जो कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैं जो हाईली चार्ज कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा हमारे ऐप पे। बट आपको उसके मैक्सिमम वीडियो ऐप पे ही मिलेंगे, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको 70% वीडियो मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम वीडियो के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे द्वारा लिखे गए जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपको अगर चाहिए तो वो भी आपको ऐप पे ही मिलेंगे। एनसीईआरटी क्रक नोट्स, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए, बिफोर प्रीलिम्स आप उसको 2 दिन 3 दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, मास्टर नोट्स जिसको कहता हूं मैं, पूरे एनसीईआरटी को निचोड़ के जो है 40 पेज में बना दिया गया है, वो भी आपको तभी मिलेगा जब आप ऐप डाउनलोड किए रहेंगे। कुछ ऐसे फ्लैगशिप चीज़ें हैं जो कि पेड कोर्स में ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं या किसी वजह से नहीं परचेस कर पा रहे तो उनको कंटेंट में कोई कमी होगी, आप हमारे फ्री कोर्सेज से भी सिलेक्शन ले सकते हैं और आपकी तैयारी हो सकती है। बट उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ऐप डाउनलोड रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि हमारे कौन कौन से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। हम 2.5 लाख बच्चे जो, या 2.5 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनके पास हमारा ऐप नहीं है, हम उसको टारगेट नहीं कर सकते। बट जो ऐप डाउनलोड किए हैं वो बच्चे हमसे जुड़े, मतलब वो हमारे फैमिली का पार्ट है। हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको समय समय पर मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, समय समय पर मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सारा चीज़ें दे सकते हैं, उनको चीयर अप कर सकते हैं। एक कम्युनिटी डेवलप किया जा रहा है प्रिसाइस द्वारा, जिससे में जितने लोग जुड़े रहेंगे वो एक परिवार का हिस्सा होंगे, और आपके फाइनल सिलेक्शन में हमारा योगदान रहेगा, और हमारे प्रिसाइस की पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल एक कोट किया था कि अर्जुन की विजय में जो है बहुत बड़ा योगदान जो है उनके सारथी कृष्ण जी का था। तो वो सारथी का जो रोल है वो प्रिसाइस आपको इस महाभारत की जो युद्ध में जिसमें आप उतरे हैं, क्योंकि सिविल सर्विस एक महाभारत है आपके लिए, ये विश्व का सबसे कठिन एग्जाम है, और इस विश्व के सबसे कठिन एग्जाम में आपको एक ऐसे सारथी की जरूरत पड़ती है जिससे आप ये युद्ध को आप जीत पाएं। तो उस सारथी के रूप में प्रिसाइस आपके साथ खड़ी है, लेकिन अर्जुन आपको बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनने के बाद आपके जितने भी टूल्स हैं उसके लिए आपको प्रिसाइस डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, जनरल साइंस में मैंने एटम के बारे में आपको बताया था।
और एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको बता भी दिया था। अगर आप गौर करेंगे तो मैंने आपको कुछ सिंबल्स के बारे में भी चर्चा की थी कि एटलीस्ट आपको इतने एलिमेंट के सिंबल, 20 एलिमेंट के सिंबल आपको पता होने चाहिए, जो कि कक्षा 9 और 10 में तो दिए हुए हैं। जब कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ जिसमें 118 एलिमेंट है। उस 118 में से लगभग 50 से 60 एलिमेंट के सिंबल आपको पता होने चाहिए और उनके आपके एटॉमिक नंबर और वैलेंसी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने यहां तक, मैं एक बार जिस्ट वापस दे देता हूं। हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात की थी कि एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने कहा था एटॉमिक मास को कंपेयर करने के लिए हम कार्बन 12 आइसोटोप की मदद लेते हैं। कार्बन 12 ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि नेचर में कार्बन ज्यादा पाया जाता है और कार्बन 12 कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, वर्सटाइल नेचर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन लिया गया था, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आईयूपीएससी ने कार्बन को अपना बेसिस बनाया एटॉमिक मास यूनिट डिसाइड करने के लिए, किसी भी एटम का मास डिसाइड करने के लिए। वो कैसे बताया? हमने क्या किया, कार्बन को 12 पीस में काट दिए और एक पीस को हमने बोला कि ये एक एटॉमिक मास यूनिट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोट भी किया था कि मान लीजिए एक तरबूज लेके आते हैं हम लोग, एक वाटरमेलन लेके आते हैं, इस वाटरमेलन को आप समझिए कार्बन का एटम है ये, और इसके 12 पीस काट दीजिए, तो जो आपका 12th पीस होगा, यानी एक जो पीस होगा वो एक मास के बराबर होगा। और मान लीजिए आप एक तराजू में संतरा रखे हुए हैं और उस संतरे के वेट का जो है, और दूसरे तराजू में आपने 2 कार्बन के स्लाइसेस रखे हुए, जो काट के तरबूज का आपने ये 2 स्लाइसेस रखा, तो आप कहोगे संतरे का जो वजन है वो 2 यूनिट है, यानी 2 एटॉमिक यूनिट, क्योंकि 2 स्लाइसेस जो है वो कार्बन के यूज हो गए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 8 यूनिट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ऐसे 8 स्लाइसेस रखे हमने तराजू के इस हिस्से में, और इस हिस्से में हमने ऑक्सीजन का एक एटम रखा। यहाँ पे 8 ऐसे जो है तरबूज के स्लाइसेस लगे, इसलिए उसका वजन जो है वो 8 यूनिट है। ये सारी मानक कौन डिसाइड करता है? आपको पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसको मैं आपको दिखा भी दूंगा डिस्कशन वीडियो में। आईयूपीएससी द्वारा पूछा गया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा, आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया वनडे एग्जाम में, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखिएगा इसको, यहाँ पे दिया हुआ भी फुल फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये रहा फुल फॉर्म। तो एनसीईआरटी को आपको इसी तरह से पढ़ना है कि आपके पेपर के लिए कौन सा सवाल या कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जब डिस्कस कर रहा था तो आपको मैं बता रहा था कि सब जितने भी क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस का मैंने दिखाया था वो सारे के सारे एनसीईआरटी से हो रहा था, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ था। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर आप ये वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है सी ओ और सी ओ में क्या अंतर है। सी ओ, कैपिटल सी कैपिटल ओ, ये कोबाल्ट है, और ये क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है आपका ग्रुप ऑफ एटम, चाहे वो सेम टाइप का भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम, ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि कैसे सिंबल डिसाइड होता है, कैसे सिंबल डिसाइड होता है। तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे डिसाइड होता है? अगर वो इंग्लिश अल्फाबेट से लिए गए हैं तो उसका पहला लेटर लिया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, और अगर पहला लेटर किसी को दे दिया गया तो हम उसका सेकंड लेटर लेते हैं, बट स्मॉल में लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल जैसे हो गया एल। कुछ के नाम हम उनके ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से लेते हैं, जैसे कि सोडियम, तो उसका ग्रीक वर्ड में नाम लिया गया था Na से,
जैसे ऑक्सीजन, उसका सिंबल लिया गया O, हाइड्रोजन H, हीलियम He, कार्बन C, F, फ्लोरीन कैपिटल P, फास्फोरस, सल्फर का कैपिटल S, सल्फर का कैपिटल S, लिथियम का कैपिटल L, उसके बाद स्मॉल I, लिथियम। इस तरह से सिंबल लिखे जाते हैं। तो आपको सिंबल पता होने चाहिए कुछ के। ये टेबल मैंने आपको जिक्र किया था। यूरेनियम का कैपिटल U, जिंक का कैपिटल Z, स्मॉल n, क्लोरीन का कैपिटल F, गोल्ड का देखिए AU लिया गया, G नहीं लिया गया क्योंकि इसका लैटिन नेम कुछ और है, ऑर्नियम है इसका गोल्ड। आयरन का फेरस नाम है इसलिए फेरियम लिया गया, Fe, फेरियम। ये मास कुछ दिया था, मैंने कहा था आपको मास याद रखना। जैसे क्लोरीन है, अगर आप देखोगे यहां से देखिए क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 है। तो डेसिमल में मास क्यों लिया गया, देखिए मैं आपको क्लोरीन के बारे में बता देता हूं। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो नेचर में जो क्लोरीन है वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक जिसका वजन होता है 35 यूनिट, और एक क्लोरीन होता है जो कि 37 यूनिट का होता है। नेचर में जो क्लोरीन पाए जाते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं जिनमें अलग अलग मास होता है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होता है, 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, दोनों का 17-17 ही है। अब मैं यहाँ पे मास के बारे में जिक्र कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं मास होता क्या है, मास ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी 67 में क्वेश्चन था। ये मास ऑफ एटम जो होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सवाल कैसे था कि जो एटम का मास होता है वो डिसाइड होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि ये दोनों चीजें किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और कौन बताया था न्यूक्लियस के बारे में, ये भी पूछा गया है, रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे जिक्र किया था, ये पूछा गया था पेपर में। ये अल्फा क्या था, अल्फा रे क्या थी, ये हीलियम से बना हुआ पॉजिटिव चार्ज रे थी जिसका मास था 4 यूनिट। ये भी पूछा गया सवाल है। तो क्लोरीन में अब ये है कि जो 35 वाला पाया जाता है ये 75% पाया जाता है, और 37 वाला जो है वो 25% पाया जाता है। तो जब हम एवरेज मास लेंगे 37 का 25% और 35 का 75%, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35.5। इसीलिए क्लोरीन का जो मास लिया जाता है वो 35.5 लिया जाता है। याद रखिएगा हमेशा, ये भी पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन पेयर है। क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है जो मास होता है, ठीक है। ग्राम के रूप में इसको लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास जब बोलते हैं तो क्लोरीन को बोलते हैं 35.5 ग्राम एटॉमिक मास। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एटम्स या मॉलिक्यूल्स को नापते हैं हम लोग एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, व्हाट इज एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है, Cl2 गैस है। क्लोरीन जो है वो कैसे लिखा हुआ है, Cl2, यानी कि क्लोरीन का जो गैस होगा या क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्लोरीन के 2 एटम होंगे, यानी इसकी एटॉमिसिटी कैसी होगी, 2 होगी। ये डायएटॉमिक होंगे, क्या होंगे, डायएटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन डायएटॉमिक होता है, बट हीलियम और आर्गन ये दोनों नोबल है, ये किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंगल ही होते हैं। आर्गन Ar होता है, Ar, और हीलियम He, ये 18th ग्रुप में पाए जाते हैं, प्रयोग टेबल में 18th ग्रुप में पाए जाते हैं, और इनकी वैलेंसी 0 होती है। ये भी याद रखिएगा, वैलेंसी भी पूछा जाता है। इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। वैलेंसी क्या होती है इनकी, 0 होती है, यानी किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, इसीलिए ये इंडिविजुअली रहते हैं, इसलिए मोनोएटॉमिक होते हैं। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो ये P4 होता है, तो टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। सल्फर S8 होता है, तो ये कैसा होता है, पॉली एटॉमिक। ये होता है आपका एटॉमिसिटी। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ आई होंगी।
ये सारे नोट्स आपको फ्रीली प्रीसाइज के ऐप पे मिल जाएगा। आपको प्रीसाइज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आपके सारे हैंड आउट आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड हो जाएंगे। सारे ये मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, एनसीईआरटी बुकलेट हो गई, एनसीईआरटी के पीडीएफ हो गए, जितनी चीजें आपको रिलेवेंट है वो सब आपको मिल जाएगा। अगला है कि व्हाट इज आयंस। देखिए इसके लिए मैं ब्लैक स्क्रीन पे जाता हूं आयंस के लिए। लेट्स कम टू द ब्लैक स्क्रीन। आयन समझाते हैं क्या कहते हैं हम, ठीक है, या आयन किसको कहा जाता है। आयन, देखिए आयंस का मतलब होता है द चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, ठीक है, चार्ज ऑन एटम। अब एटम के ऊपर दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो ये जो चार्ज आते हैं एटम पे वो कैसे आते हैं, तो चार्ज दो तरह से आ सकते हैं। पहला, या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एटम क्या करते हैं, डोनेट करते बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो सारे एटम आपके मेटल के होते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल पूरा एक चैप्टर है जिसको हम आपको नेक्स्ट एक वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो डोनेट करता है वो मेटल होता है। समझिएगा इस बात को, जो गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा और जो डोनेट करेगा वो मेटल होगा। इसीलिए नॉन मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, और मेटल को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे बात को। तो ये चार्ज आते कैसे हैं, एग्जाम्पल में भी लिख देता हूं मैं। जैसे सोडियम पे चार्ज होता है Na+, मैग्नीशियम पे होता है Mg+2। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होने के बाद भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाद भी दे देता है, ये बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है। क्लोरीन पे होता है नेगेटिव, क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे भी क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस आते कैसे हैं, हम ये तो समझ गए कि चार्ज क्या होता है, बट ये चार्ज कैसे आते हैं ये समझने वाली बात है। हाउ चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम। तो देखिए अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज आता है। उसी तरह से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि एटम की ऐसी क्या आफत पड़ गई कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। आपके दिमाग में ये सवाल ये आना चाहिए कि भैया वाई एटम डोनेट और गेन, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मांग रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। देखिए जब एटम के पास जब भी मतलब जब कोई चार्ज नहीं होता है, यानी एटम पे ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यानी केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। तो अब मानिए यहां पे कहीं पे सोडियम का एटम बैठा हुआ है, यहां पे कहीं क्लोरीन का एटम बैठा हुआ है, तो इंडिविजुअली ये एलिमेंट है, ये बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एक कंपाउंड चाहिए, नमक चाहिए, NaCl चाहिए, कॉमन सॉल्ट चाहिए। तो NaCl चाहिए तो इसका मतलब इनको आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी, आपस में क्या करने पड़ेंगे, बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और ये मित्रता तो तभी हो सकती है ना, आप किसी से दोस्ती कब रखते हो,
इस अपेक्षा से रखते हो ना कि दोस्त जो है आपको पार्टी देगा, और वो दोस्त इसलिए आपसे दोस्ती करता है कि आप उसको पार्टी दोगे। समझ रहे हैं? मित्रता जो है ना, आज के टाइम पे मित्रता क्यों होती है? पार्टी के लिए होती है, सेल्फिश। आजकल कोई सेल्फिश नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्लोरीन को डोनेट करता है। जैसे डोनेट करता है इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, और ये भाई गेनर है तो इसके पास निगेटिव आ जाता है, और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं वो तो अपना एक पूरा एक अलग ही टॉपिक है, उस पर एक पूरी लेक्चर लिया जाता है कि हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। बट अभी के लिए जितनी नॉलेज है, जिससे आपका पेपर हो जाए, उसके उसके हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अगला जो सवाल आपके दिमाग में यह आता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बोहर साहब को। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th में दिया गया है। इसमें दिया गया है एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर है 4, उसमें दिया हुआ है। क्या लिखा है उसमें? बोहर साहब ने कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और इस ऑर्बिट को उन्होंने बोला कि ये सेल है। पहले वाले को उन्होंने बोला के सेल, इसको बोला गया एल सेल, और एक और ऑर्बिट बना दिया तो ये एम सेल। और इन हर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी फिक्स होंगे। वो कैसे होगा? मान लीजिए पहले वाले सेल को n इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, इसको n इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, और इसको n इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ये सेल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कई सारे कमरे हैं। एक कमरे का नाम आप रख दीजिए के, दूसरे वाले का एल, तीसरे वाले का एम। के वाले कमरे में 2 ही बेड पड़े हुए हैं, एल वाले कमरे में 8 बेड पड़े हुए हैं, और एम वाले कमरे में आपके 18 बेड पड़े हुए हैं। ये बेड कैसे डिसाइड हुए, या ये कैपेसिटी कैसे डिसाइड हुई? ये कैपेसिटी डिसाइड हुई, एक फॉर्मूला दिया गया बोहर द्वारा, जिसको बोला गया 2n का होल स्क्वायर। इसमें कहा गया अगर n इज इक्वल टू 1 है, मैंने k के लिए आपका n इज इक्वल टू क्या है? 1 है, यहां पे रखेंगे 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपको क्या देगा? 2। तो k की कैपेसिटी 2 हो गई। l में n की वैल्यू 2 रख दीजिए इसी फॉर्मूले में, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 8, यानी कि l की कैपेसिटी हो गई 8, k की हो गई 2। m के केस में n इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 2 18। ऐसे आप और भी कैपेसिटी आप बना सकते के एल एम एन। और मान लीजिए आपके घर पे 11 गेस्ट आ जाते हैं। कल्पना करिए आपके घर पे 11 लोग आपके बर्थडे में आ जाते हैं, आपका बर्थडे पार्टी है और 11 लोग गेस्ट आते हैं, और ये 11 गेस्ट को केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन आपके बर्थडे पार्टी में आ गए हैं। और कमरे आपके पास 3 हैं, एक कमरा आपके पास के है, एक कमरा आपके पास एल है, और एक कमरा आपके पास एम है। तो आप करोगे 2 लोग को यहां बैठा दोगे, 8 लोग को यहां बैठा दोगे, 10 हो गए, और 8 लोग को आप यहां बैठा दोगे। ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल्पना करिए आपके यहां पे 11 गेस्ट आते हैं, अगर यानी 11 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 11 गेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन 11 है आपके पास, तो आप कैसे बैठाओगे? 2 लोग को इसमें बैठा दोगे, 8 लोग को इसमें बैठा दोगे, और 1 लोग को इसमें बैठा दोगे। अब ये दोनों बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एक नियम आता है, बोहर के साथ ही आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि बाहरी कक्ष में, यानी बाहर वाले कमरे में, आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 से कम चल जाएगा। तो देखो ये तो वैलिड 8 है, और ये क्या है? 1 है। अब ये जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अब थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो ये
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सोडियम का होता है। तो सोडियम क्या करता है, ये कोशिश करता है कि अपने बाहरी वाले जो कमरे हैं, कक्ष इसका जो है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहे। तो सोडियम का मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया, ठीक है, और ये आपका एम सेल हो गया। इस वाले में मान लीजिए 2 1 2, इस वाले में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम चाहता है कि उसके बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बाहर वाला मतलब ये वाले सेल में, एम सेल में। तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, उसके पीछे अलग कहानी है, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, वो हम कभी और जिक्र करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं, क्योंकि एक तो ये मेटल, और मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, देते हैं। तो क्या करेगा सोडियम, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है इसको डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा। तो जैसे ही सोडियम देगा, तो अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब सोडियम के ऊपर आ जाएगा +1 का चार्ज, और 10 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2,8, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सोडियम का, अब ये आपका हो गया न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आयंस बन गया, सोडियम आयन बन गया, मतलब सोडियम कैटायन बन गया। कुछ इस तरह से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, एटम्स का। इसी तरह से जो है एनायन का भी होता है। तो ये तो कैटायन का मैंने बताया, ये किसके बारे में बताया मैंने, कि कैटायन कैसे बनते हैं, कैटायन कैसे बनते हैं। अब चलिए अगला जो है वो बताते हैं आपको एनायन कैसे बनते हैं। तो एनायन कैसे बनते हैं, देखिए कल्पना करिए कि आपके घर पे 17 लोग आ गए, 17 गेस्ट आ गए, और केमिस्ट्री में इन गेस्ट को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये सब समझने के लिए बता रहे हैं। और आपके पास कमरे हैं, के कमरा है, एल कमरा है, एम कमरा, 3 कमरे हैं आपके पास। आपने 2 लोग को यहां सेटल कर दिया, 8 लोग को यहां सेटल कर दिया, बचे हुए 7 लोग को आपने यहां सेटल कर दिया। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि बाहर वाले कमरे में, इस वाले कमरे में 8 लोग होने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक तरीका यह है कि सातों के सातों को आप घर से भगा दीजिए, यानी कि निकाल दीजिए। जैसे घर से भगाएंगे तो फिर 2 और 8 बच जाएंगे, तो आपका बाहर वाले कमरे में, अब आपका बाहर वाला कमरा एल हो जाएगा, और आपके पास 8 लोग हो जाएंगे। लेकिन जैसे से आपकी जानकारी बढ़ेगी, 7 लोगों को देना भी पॉसिबल नहीं है एटम के लिए, क्योंकि एटम के पास इतनी ऊर्जा और इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 7 लोगों को भगा दे, इतना ताकतवर एटम नहीं होता है। तो फिर क्या करे, ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ये क्या करे, गेन कर ले 1 इलेक्ट्रॉन किसी से। तो जो सोडियम ने, या सोडियम जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था, डोनेट कर दिया था, ये क्या करेगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लेगा। तो आपको इसके पास हो जाएगा 2 8 8। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, पहले 17 गेस्ट थे, अब 18 गेस्ट हो जाएंगे। और ये 17 किसके हैं मैं बता दूं आपको, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लोरीन के हैं। किसके हैं, क्लोरीन के हैं। किसका है, क्लोरीन है, Cl। ये हो जाएगा Cl-। ये जो बनता है, ये बनता है आपका एनायन। क्या बनता है, एनायन, जो कि निगेटिव चार्ज होता है, जो कि नॉन मेटल होता है। और इसी कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट, या द कैपेसिटी ऑफ एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट बाय एटम फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो आपको कुछ की वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी का टेबल दिया हुआ है, मैं कुछ के लिख देता हूं। जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो इसलिए +1 लिखा जाता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, ठीक है।
लिथियम की वैलेंसी होती है +1, पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के लिखा कार्बन। कार्बन पे ना ही मैंने प्लस लिखा ना ही माइनस लिखा है, ये एक एक्सेप्शन केस है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेता नहीं है, शेयर करता है। इसके बारे में अलग से जिक्र करेंगे। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी इसकी वैलेंसी क्या है +1, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए मैंने रेड लाइन से बनाया ताकि आपको याद रहे। ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी होती है -2। सल्फर, ठीक है। एक होता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं टेबल पूरा। उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगला एक चीज होता है, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ एटम। एटॉमिक मास होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और केमिस्ट्री में किसी भी एटम को ऐसे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इसको हम लोग एटॉमिक, ऊपर वाले को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, नंबर इसको माइनस कर देना बस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देना। एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन 35 और ये 17, 35 उसका मास हो गया, 17 उसका एटॉमिक नंबर हो गया। मैं बोलूं कि बताओ क्लोरीन में कितने एटम प्रेजेंट, न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ क्लोरीन एटम। तो कुछ नहीं करना है आपको, n इज इक्वल टू क्या करना है 35 - 17 कर देना है, बस आपका निकल जाएगा। ये लगभग 18 होगा, देख लेना। एक और क्लोरीन होता है 37 और 17 वाला, इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा 37 - 17, यानी कि न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, याद रखिएगा, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन में। ये बात आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन 20 आया है, यहाँ पे 18 आया है, और बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास चेंज होता है, और बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, आइसोटोप, आइसोटोप्स, ठीक है। ये पूछा जाता है, ऐसे एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर सबके 1 1 है, बट इसमें एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3, इसको पोट्रियम, इसको डाइट्रियम और इसको ट्राइट्रियम बोलते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको इस बात को समझने में आसानी हो रही होगी। अब हम एनसीईआरटी को आते हैं, एनसीईआरटी पे फिर से आते हैं एनसीईआरटी पे। ये मैंने आपको एनायन समझा दिया और ये रहा वैलेंसी टेबल। यहाँ देखिए सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, एल्युमिनियम, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, कार्बोनेट। ये टेबल याद होना चाहिए किसी भी तरह से।
अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। सब बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। बाकी देखिए यहीं पर रोक दे रहे हैं, आज लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगोगे। ठीक है, तो जाने से पहले फिर से थोड़े से आपको याद दिला दिया जाए। प्रिसाइस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिसाइस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है जो कि आपकी तैयारी के लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे वो नोट्स हो गया, चाहे ट्रैकर हो गया आपका, चाहे मोटिवेशन चीजें हो गई, आपका मेंटरशिप हो गया। एवरीथिंग इज ऑन योर ऐप। द ओनली सिंगल डेस्टिनेशन required to crack your dream exam, whatever you exam planning, whether be it SSC, be it banking, be it railway, be it teaching, civil service, in civil service UPSC, PCS, UK PCS, Haryana PCS, MP PCS, Bihar PCS, Chhattisgarh PCS, any PCS, Jharkhand PCS, all your one day examination and PCS will be covered on a single destination app, that is Precise app. Please join Precise app, डाउनलोड ऐप और फ्री रिसोर्सेज का लाभ उठाइए। और पेड कोर्सेस जिसकी फीस न्यूनतम रखी गई है, आपके बुक से भी सस्ती, आप एक बुक खरीदते हैं अगर आप, उससे कम में आपको कोर्सेस मिलने वाले हैं। और अपकमिंग कोर्सेस तो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं, चलो मैं अनाउंसमेंट करने वाला नहीं था बट मैं आज कर देता हूं। 2 फ्लैगशिप कोर्स आने वाले हैं यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। 2 ऐसे कोर्स आ रहे हैं जो कि लगभग 30 लेक्चर के आसपास होंगे। 40 से 45 घंटे का आसपास शेड्यूल मैंने बनाया है और आपका एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा। एक तो कोर्स आपका आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूपीएससी पहला फ्लैगशिप कोर्स है, स्पेशल कोर्स रहेगा अलग से। दूसरा आपका आ रहा है इन्वायरमेंट का कोर्स आ रहा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स है। ये दोनों ही कोर्स सेपरेट कोर्स है, 45 घंटे के कोर्स है ये। दिस इज अ 45 आवर कोर्स, ये भी 45 आवर होगा एंड दिस इज ऑल्सो 45 आवर। और ये बहुत ही हॉट बर्निंग कोर्स है। 3 महीने के अंदर आपको मैं इन दोनों कोर्सेज के माध्यम से प्रीलिम्स में 45 सवाल, फिर से सुनिएगा, आई एम कोटिंग 45 क्वेश्चंस। आप समझ लीजिए 45 सवाल अगर आपने सही कर लिया तो प्रीलिम्स में आपके ऑलरेडी होने चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। केवल मैं 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, साइंस एंड इन्वायरमेंट। मैं चाह रहा था इसको मैं अगली कभी किसी और वीडियो में शूट करूं, इसका वीडियो स्ट्रेटजी, बट फिलहाल मेरे दिमाग में आया तो जस्ट आई अपडेट। ये दोनों ही कोर्स फ्लैगशिप कोर्स है। फीस रिवील कर दिया जाएगा आपको, फीस मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूं, फीस रिवील करेंगे हम लोग। जैसे हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, एक लिमिटेड सब्सक्राइबर हमने सोचा है वो क्रॉस होते हैं, वो टारगेट क्रॉस होता है, फीस, बैच का टाइमिंग, बैच कोर्स ये मैं रिवील कर दूंगा। और ये कोर्स जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, और जितना यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, उससे दी बेस्ट कोर्स होने वाला है। यूट्यूब पे जो कवर नहीं है वो कवर होने जा रहा है, जो पढ़ाया जाता है राजेंद्र नगर में वो कवर होने जा रहा है, जो करोल बाग दिल्ली से पढ़ाया जाता है वो कवर होने जा रहा है, वो बुक्स कवर होने जा रही है जो बुक्स यूट्यूब पे कवर नहीं होती है। प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड दोनों कोर्सेज के लिए है ये। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ये दोनों ही कोर्स ऑन बोर्ड हो जाएंगे आपके, जैसे ही एक लिमिटेड हमने जो सोचा है, टारगेटेड और ये सोचा है वो क्रॉस होते ही आपको मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ अनुज सर।